विराट आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के सेकंड मेंस पेपर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट यानी संसद। इस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले संसद में हम शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से करेंगे। देखो, संविधान का भाग 5 आर्टिकल 79 से 122 तक पार्ट 5 डील करता है संसद की शक्तियों से, संसद के प्रिविलेजेस से यानी विशेषाधिकार से, संसद के प्रोसीजर्स यानी प्रक्रियाओं से, संसद के ऑफिसर्स यानी पदाधिकारियों से, ड्यूरेशन से, कार्यकाल, नेक्स्ट संरचना यानी कॉम्पोजिशन से, और संगठन से यानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो पार्ट 5 आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक डील करता है पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, प्रिविलेजेस से, प्रोसीजर्स से, ऑफिसर्स से, ड्यूरेशन से, कॉम्पोजिशन से, ऑर्गेनाइजेशन से एंड सो ऑन। आर्टिकल 79 ये कहता है कि पार्लियामेंट यूनियन के लिए रहेगी, जिसमें राष्ट्रपति रहेंगे और 2 हाउसेस रहेंगे, जिनका नाम होगा लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 में मेंशन है कि हर एक जनगणना के बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा, पुनर्समायोजन होगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस यानी एक डीलिमिटेशन कमीशन सेट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, ये है कि आर्टिकल 82 में जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स की बात है और जहाँ तक डीलिमिटेशन कमीशन की बात है यानी परिसीमन आयोग की बात है, तो संविधान में परिसीमन आयोग के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। तो हमने ये डिस्कस किया कि पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन में कि पार्लियामेंट में 3 कंपोनेंट हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा राज्यसभा। उन्नीस सौ 1954 में राज्यसभा और लोकसभा के हिंदी के नाम सेलेक्ट किए गए थे और इनके नाम रखे गए थे हिंदी में यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल के लिए हिंदी नाम रखे गए थे। देखिए, भारत और ब्रिटेन की तरह जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो विधायिका का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट is not an integral part of Indian legislature. इंडियन प्रेसिडेंट कुछ फंक्शंस पार्लियामेंट से रिलेटेड परफॉर्म करता है। कौन कौन सी भूमिकाएं राष्ट्रपति निभाता है भारत में? जैसे दोनों हाउसेस को समन करना, टू समन बोथ द हाउसेस यानी दोनों सदनों को आहूत करना। दूसरा, प्रोरोगेशन ऑफ बोथ द हाउसेस अर्थात दोनों सदनों का सत्रावसान करना। तीसरा,
टू एड्रेस बोथ द हाउसेज, यानी दोनों सदनों को संबोधित करना। और नेक्स्ट, लोकसभा को डिसॉल्व करना यानी विघटन करना। और ये जो विघटन या डिसोल्यूशन राष्ट्रपति करता है, ये कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट, जब सदन अपने सत्र में न हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो संसद से संबंधित ये राष्ट्रपति के कुछ फंक्शंस हैं। अब हम राज्यसभा की संरचना की चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 80 में मेंशन है। आर्टिकल 80, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। देखो, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 की स्ट्रेंथ मैक्सिमम रखी गई है, यानी 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से और 12 मेंबर नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति। अगर वर्तमान में राज्यसभा की संख्या की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिसमें राज्यों से जो लोग आए हैं वो 229 है। यूनियन टेरिटरीज से टोटल 4 लोग हैं और राष्ट्रपति ने जो नामित किए, जो नॉमिनेट किए हैं, वो 12 हैं। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, ये संविधान के 4th शेड्यूल में मेंशन है, यानी जो संविधान की 4थी अनुसूची है, ये डील करती है राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन से, और ये सीट्स बांटी जाएंगी स्टेट्स और यूटीज के बीच में। अब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे? देखो, राज्यसभा में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो लोग चुने जाते हैं इनडायरेक्टली एमएलएस के द्वारा, यानी राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। और जो इलेक्शंस का जो मेथड है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत, इन 2 विधियों से राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होता है। और जो सीटें हैं राज्यसभा में, वो सीटें जनसंख्या के बेसिस पर अलॉट की गई हैं। इंडिया देखिए, राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यों को नहीं देता, जैसे कि यूएसए देता है। यूएसए में तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको वहाँ की राज्यसभा, जिसे वहाँ सीनेट कहते हैं, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं इंडिया में यूटीज के रिप्रेजेंटेशन की, यानी केंद्र शासित की। हर एक यूटीज में राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इलेक्शन का मेथड क्या है? सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और इस समय केवल दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उधर 12 मेंबर राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं, यानी एक्सपीरियंस्ड ऐसे बंदे हों जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्ट से, सोशल सर्विस से, साइंस से, समाज सेवा एटसेट्रा। और इसके पीछे तर्क क्या है? देखो, तर्क ये है कि ऐसे बंदों को नॉमिनेट किया जाए जो एक्सपीरियंस्ड हों और इलेक्शन का सामना उन्हें न करना पड़े। उधर अगर इस बात को हम अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि अमेरिका में नॉमिनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिकन सेनेट में नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स वहाँ नहीं आते।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। लोकसभा की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेंशन है आर्टिकल 81 में। अभी लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो 550 है, पहले 552 थी, लेकिन आप जानते हो कि अब एंग्लो इंडियंस, जो 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, 104वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट लाकर 2019 में 2 एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविजन था उसे हटा दिया गया है। तो लोकसभा में भी कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टेट से आता है, कुछ लोग राज्यों से चुने जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन यूटीज से आता है, और नामित सदस्य जो 2 एंग्लो इंडियन बना करते थे ये अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में अगर टोटल संख्या देखें तो 543 है, जिसमें राज्यों से 530 और यूटी से 13 है। अब देखो, ये जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था इसकी परिभाषा आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में दी गई है। एंग्लो इंडियन ऐसे बंदे को कहते थे जिसका पिता यूरोपियन और माता भारतीय हो, तो ऐसी संतान को कहते थे एंग्लो इंडियन। और उधर आप ये जानते ही हो कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इंडिया में वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर दिया गया है, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वोट कास्ट कर सकता है। और ये 18 साल की उम्र का जो प्रावधान है ये 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988, जिसमें वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटाकर राजीव गांधी के काल में 18 साल कर दिया गया था। और संसद ने यूनियन टेरिटरीज के लिए जो एक्ट पारित किया था ये 1965 में पारित किया था, जिसके द्वारा यूनियन टेरिटरीज के लिए भी लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। इस कानून का नाम था यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। ध्यान दीजिएगा इस एक्ट पर, यानी यूनियन टेरिटरीज से डायरेक्ट इलेक्शन से एमपी बनाने का प्रोविजंस ये रखा गया था। एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस करी जो 366 क्लॉज 2 में है, और जो 2 एंग्लो इंडियन थे राष्ट्रपति अभी तक आर्टिकल 331 के तहत नॉमिनेट राष्ट्रपति करता था, जो अब नहीं किए जाते। तो याद रखिएगा कि अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 नहीं है बल्कि 550 है, और इस समय 17वीं लोकसभा इस समय चलन में है, अस्तित्व में है, और इसमें कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नॉमिनेटेड नहीं है। भारत में हर राज्य में लोकसभा की सीटों को इस तरह से बांटा गया है कि लोकसभा की सीटों की संख्या और वहाँ की जो बिल्कुल निकटतम जो सेंसस, नज़दीकी जो सेंसस लास्ट टाइम हुआ था, जो नज़दीकी जनगणना हुई थी, वो बिल्कुल समान रहे। हालांकि ये वाला प्रावधान उन राज्यों पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ की पॉपुलेशन 60 लाख से कम हो, यानी 6 मिलियन से जहाँ की आबादी कम हो, और हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। जैसे यूपी को 80 लोकसभा सीटों में डिवाइड किया गया है, और ये जो पॉपुलेशन का जो भी रेशो है पिछले सेंसस की पॉपुलेशन जो हुई है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बिल्कुल समान रहेगा पूरे स्टेट में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 82 पर, जिसमें प्रोविजन है कि हर एक सेंसस के बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, पुनर्समायोजन किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन इनेक्ट किए। पहला डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया 1952 में, दूसरा आया 1962 में, तीसरा परिसीमन आयोग बना 1972 में, और चौथा बना 2002 में। टिल डेट
आज तक 4 बार ही परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। उधर 84वां संविधान संशोधन 2001 ये बैन करता है कि अगले 25 सालों तक यानी 2026 तक जो सीटें रहेंगी उनमें कोई चेंज नहीं होगा, सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 87वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइड करता है कि जो सीटों का कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिलिमिटेशन जो परिसीमन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, 1991 की जनगणना के आधार पर नहीं होगा। देखो एससी और एसटी को भी रिजर्वेशन दिया गया है। ओरिजिनली ये रिजर्वेशन लोकसभा के लिए सिर्फ शुरुआत के 10 सालों के लिए था, यानी 1960 तक के लिए था, लेकिन इसको लगातार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। और अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2019 में, तो एससी एसटी के रिजर्वेशन को भी 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया ये 126वां बिल था और इसने देखिए इस अमेंडमेंट के 2 तरफा प्रभाव हुआ है। पहला, एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों को रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन है और 332 के तहत विधानसभाओं में रिजर्वेशन है जो प्रदान किया जाता है। दूसरा, इस 104वें अमेंडमेंट एक्ट ने दूसरा जो प्रभाव डाला है कि जो एंग्लो इंडियन थे जिनके बारे में हमने भी डिस्कस किया, आर्टिकल 331 के तहत जो नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में या विधानसभाओं में, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये जो एक्ट है इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 334 पर इसका असर पड़ा है। और रिजर्वेशन लोकसभा में केवल एससी एसटी के लिए है 2030 तक के लिए। अब आर्टिकल 334 क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 334 में ओरिजिनली ये प्रोवाइड किया गया था कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है या जो विशेष रिप्रेजेंटेशन है ये संविधान के लागू होने के 10 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। ये बात एससी एसटी के संदर्भ में थी कि जो लोकसभा में रिजर्वेशन था ये केवल 10 साल के लिए है। ये बात आर्टिकल 334 में लिखी गई थी। तो जब ये संशोधन होता है, जब भी होता है, तो ये आर्टिकल 334 के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि भारत में जो लोकसभा में इलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, एफपीटीपी। एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एक लोकसभा की सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें जिसको अधिकतम वोट हासिल होंगे वो उम्मीदवार चुना जाएगा। दूसरी तरफ डेमोक्रेसीज में पूरी दुनिया में एक और डेमोक्रेसी का एक इलेक्शन का एक मेथड पाया जाता है जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखिए इसको लिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता बल्कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को जनता वोट करती है और जिसको जितना प्रतिशत वोट मिलेगा, कल्पना करिए कि मान लीजिए कि आज की डेट में जैसे बीजेपी है और बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों चुनाव लड़ रही हैं और कोई भी उम्मीदवार इनका चुनाव नहीं लड़ता, कोई चेहरा नहीं होता है। तो मान लीजिए बीजेपी को 35% वोट मिलता है तो लोकसभा की जो टोटल संख्या है 543, तो 543 की 35% सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। ये मान लीजिए बीजेपी को 50% वोट मिलता है तो लगभग 272 सीटें यानी इनकी आधी सीटें ऑलमोस्ट बीजेपी को प्राप्त हो जाएंगी। और फिर ये जो 272 लोग एमपी बनेंगे, इस पर एमपी किसे बनाया जाएगा,
तो पहले से एक लिस्ट तैयार रखी जाती है, तो 1 से लेकर 543 तक लिस्ट तैयार रखी जाती है, तो शुरू के 272 लोगों को एमपी बना दिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हालांकि वोटर्स के लिए इस व्यवस्था को समझना बहुत मुश्किल है, और भारत जैसे देश जहां पर लिटरेसी का लेवल इतना कम है, वहां पर वोटर्स के लिए समझना बड़ा जटिल है। और फिर इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव बहुत है। इसमें एक और दिक्कत देखो ये देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, यानी उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सरकार में लगातार इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इससे पार्टी सिस्टम को बढ़ावा मिलता है, और जो वोटर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम होती है, घटती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। उधर इंडिया ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को नकार दिया था और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को, एफपीटीपी को अडॉप्ट कर लिया था। अब क्या कारण थे कि इंडिया ने एफपीटीपी को अडॉप्ट किया? देखो कई सारे कारण हम गिना सकते हैं, कई सारे कारण इसमें हो जाएंगे। जैसे इसका पहला कारण हो जाएगा इसका सिंपल होना, सिंप्लिसिटी। ये जो पूरा इलेक्शन का मेथड है एफपीटीपी में, ये आम वोटर के लिए समझना बेहद आसान है, और ऐसा वोटर जिसे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में या इलेक्शन के बारे में, वो भी इसको समझ सकता है। एफपीटीपी को इंडिया ने अपनाया। दूसरा कारण क्लियर चॉइस के कारण, मतलब एकदम से वोटर के सामने बिल्कुल साफ साफ एक चॉइस रहती है, चुनने का एक बिल्कुल स्पष्ट एक तस्वीर, एक पिक्चर सामने रहती है इलेक्शन के टाइम में, और वोटर सिंपली एक कैंडिडेट को या पार्टी को वोटिंग के समय चुनता है। तीसरा एफपीटीपी को अपनाने का जो रीज़न है वो है फ्रीडम टू वोटर्स टू चूज, यानी वोटर्स को चुनने की बहुत ज़्यादा आज़ादी है, चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है पार्टीज़ के बीच में से, कैंडिडेट्स के बीच में से। चौथा रीज़न एफपीटीपी को अडॉप्ट करने का है कि इससे जवाबदेही आती है, अकाउंटेबिलिटी आती सुनिश्चित होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम है भारत में, और वोटर ये जानता है कि जो प्रतिनिधि है वो कौन है, और वो उसको जवाबदेह ठहरा सकता है। अगला रीज़न गिना सकते हैं हम एफपीटीपी को अडॉप्ट करने के पीछे कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। एफपीटीपी सिस्टम ये पॉसिबल बनाता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्मूथली काम करे, इफेक्टिवली काम करे, एक स्थिर सरकार दे, और जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा गठबंधन है, उसको सीटें भी मिलती हैं, स्टेबिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट रीज़न हम ये कह सकते हैं कि इससे साझा हित आता है, यानी कॉमन कोज आता है। यानी ये सिस्टम वोटर्स को ये एनकरेज करता है कि जो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से जो वोटर्स आते हैं वो एक साथ आएँ, इलेक्शन एक एरिया का जीत लें। और भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वो तो देखो हर कम्युनिटी को ये एनकरेज करेगा कि वो अपनी एक पार्टी बना लें, तो वो तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है, देखो ये सिस्टम 2 कंट्री से पाया जाता है, इजराइल में और नीदरलैंड्स में। इंडिया में अगर हम इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपना लेते तो बहुत दिक्कत आ जाती। संविधान हालांकि भारत का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को प्रेस्क्राइब करता है कुछ इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के लिए नहीं करता। कौन से इलेक्शंस हैं जिनके लिए करता है? जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन, इसके इलेक्शन में एक सिस्टम काम करता है। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तीसरा राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन यानी विधान परिषदों के चुनाव के लिए। और जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके कई सारे टाइप्स भी हैं, जिसमें 2 टाइप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं।
लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये हमने बात की एफपीटीपी की और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। तो एफपीटीपी के बारे में हमने बात कर ली कि ये सिंपल है, इसलिए अडॉप्ट किया गया। इससे स्टेबिलिटी मिलती है सरकार को, इससे वोटर्स को फ्रीडम मिलती है अपने मन चाहे उम्मीदवार को चुनने की। इसमें ब्रॉड बेस्ड पार्टी कोएलिशन होता है एटसेट्रा, और इसमें एक कनेक्टिव लिंक भी आता है, मतलब एक लिंक होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिस्टम है, इसकी भी हालांकि कुछ मेरिट्स हैं। जैसे इसमें जो एक बहुत बड़ा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें उसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, यानी पूरा देश एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है, पूरा देश, जैसे इजराइल। और मोर देन वन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी एक से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाएंगे। पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा और वहाँ पर यानी कोई चेहरा सामने नहीं होगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पर लोग किसी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते, बल्कि पार्टी के लिए वोट करते हैं। और हर एक पार्टी लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में जितना परसेंटेज वोट पाती है, उतना ही उसको सीटें प्राप्त हो जाती हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है, वो मेजॉरिटी पाकर जीतता है, या जितना परसेंटेज मिलेगा उतना वो जीतेगा। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम में परसेंटेज वाइज सीटें प्राप्त होती हैं किसी भी पार्टी को। तो ये हमने बात कर ली एफपीटीपी की और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सदन के कार्यकाल की, यानी ड्यूरेशन की। देखिए, ड्यूरेशन आर्टिकल 83 में वर्णित है। पहले लोकसभा की बात करेंगे, पहले राज्यसभा की बात करेंगे। पहले लोकसभा की बात करते हैं। देखो, लोकसभा का नॉर्मल कार्यकाल 5 साल है, और ये 5 साल इसकी पहली बैठक से काउंट होता है। लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 5 साल पहले होने से पहले भी कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट पर कि जब राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को डिसॉल्व करेगा, तो इस बात को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इस बात को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोकसभा का टर्म है, इसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के लॉ द्वारा एक बार में 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के लिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और फिर कितने अनंत काल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी को। लेकिन इमरजेंसी का ये जो एक्सटेंशन है लोकसभा का, ये इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने के बाद ये जारी नहीं रह सकता। नेक्स्ट, जो 5वीं लोकसभा थी, वो उसे 18 मार्च 1976 को एक्सपायर होना था। इसको एक्सपायर होना था इस डेट में। ये पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बढ़ाई गई थी, और इसने टोटल 5 साल 6 महीने और 10 दिन इसने काम किया था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर के 6 साल कर दिया गया था। लेकिन बाद में फिर 44वां अमेंडमेंट आया 1978 में, और फिर इसको घटा करके फिर 5 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा के ड्यूरेशन की। देखो, राज्यसभा इसे सबसे पहले 1952 में गठित किया गया था। ये एक परमानेंट बॉडी है, यानी एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, लगातार चलने वाला सदन है, परमानेंट बॉडी है, इसका कभी विघटन नहीं होता। और अब ध्यान दीजिएगा,
संविधान में राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के मेंबर का टर्म फिक्स नहीं करता और इसको संसद पर छोड़ता है, पार्लियामेंट पर। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो उसने कानून पास किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये प्रोवाइड करता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है सदस्य का वो 6 साल होगा। तो देखो अब ये दोनों पॉइंट को कंपेयर करिए कि संविधान में राज्यसभा के सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है, संसद पर छोड़ा गया है, और इसी के तहत संसद ने कानून बनाया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीए 1951, जिसमें राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल को 6 साल रखा गया है। फर्दर इसके अलावा ये जो एक्ट है इसने राष्ट्रपति को ये ऑथोराइज किया है कि वो जो रिटायरमेंट की प्रक्रियाएं हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की उनको भी गवर्न कर सकता है, यानी रिटायरमेंट की जो प्रोसेस है उनका संचालन भी राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स की। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं उनकी योग्यताओं की बात करेंगे। तो जो क्वालिफिकेशंस की बात की गई है वो आर्टिकल 84 में की गई हैं। मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड देयर क्वालिफिकेशंस, आर्टिकल 84। यहाँ पर एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 तरह की क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक योग्यताएं हैं, और दूसरी जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं आरपीए 1951 के तहत। मैं फिर रिपीट करता हूं कि सदन के सदस्यों की योग्यताएं जो आर्टिकल 84 में हैं वो 2 तरह से हैं। एक क्वालिफिकेशन तो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, और दूसरी आरपीए 1951 में है जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम संवैधानिक योग्यताओं की बात करेंगे। पहली, जैसे भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसको हर साल जो व्यक्ति है उसको एक शपथ लेनी चाहिए ऐसे बंदे के समक्ष जिसको इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज करे, और जो ओथ वो लेगा, जो शपथ लेगा, वो शेड्यूल 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेगा। तीसरा पॉइंट, हम कह सकते हैं कि अगर वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 30 साल से कम ना हो। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं अगर वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और 5वां बिंदु हम ये इसमें जानते हैं कि उसको वो सारी क्वालिफिकेशंस रखनी होगी जो संसद तय करेगी। तो ये जो 5वां पॉइंट है कि उसको वो सारी क्वालिफिकेशंस रखनी होंगी जो संसद निर्धारित करेगी। इसी के बाद आरपीए 1951 का रोल आ जाता है। आरपीए 1951 के तहत 2 योग्यताएं प्रमुख रूप से हैं। पहला, उस व्यक्ति को जो सदन का सदस्य बनना चाह रहा है, जो एमपी बनना चाह रहा है, उसको एक वोटर के तौर पर, एक इलेक्टर के तौर पर किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी क्षेत्र में एक लिस्ट, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, अगर वो SC ST सीट पर कंटेस्ट करना चाहता है, क्योंकि 84 सीटें लोकसभा में SC वर्ग के लिए हैं और 47 सीटें ST वर्ग के लिए हैं। अगर वो SC ST वर्ग वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको SC या ST उम्मीदवार का उसके लिए होना ज़रूरी है। और साथ ही एक बात और भी है कि जो SC ST उम्मीदवार हैं वो किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन SC और ST की रिजर्व सीटों पर केवल SC ST उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उस संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जो 2003 में परिवर्तन हुआ था। देखो, 2003 में उस बात को ख़त्म कर दिया गया था कि अगर कोई बंदा राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उसी राज्य का निवासी होना पड़ेगा। इस बात को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2006 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। तो हमने बात की क्वालिफिकेशंस की। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डिसक्वालिफिकेशंस की, अयोग्यताओं की। देखो, डिसक्वालिफिकेशंस को भी हम क्वालिफिकेशन की तरह दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहली डिसक्वालिफिकेशन वही जो संविधान में दी गई हैं। तो डिसक्वालिफिकेशंस यानी अयोग्यताएं दो चरणों में बांटी जा सकती हैं। पहली संवैधानिक और दूसरी जो आरपीए 1951 में दी गई हैं। संवैधानिक जो पहली डिसक्वालिफिकेशन है कि अगर वो बंदा संघ में या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मंत्री को लाभ के पद पर नहीं माना जाता। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त व्यक्ति, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कोर्ट ने उसको ऐसा डिक्लेयर किया है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तीसरी डिसक्वालिफिकेशन, अगर वो बंदा अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है यानी दिवालिया है। दिवालिया यानी जो अपने ऋण या कर्ज चुकाने में असफल रहा है, तो भी वो व्यक्ति डिसक्वालीफाई रहेगा। चौथा, अगर वो बंदा भारत का नागरिक नहीं है या उसने जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, इफ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भी वो व्यक्ति डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और अगर वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी लॉ से डिसक्वालीफाई होगा तो भी डिसक्वालीफाई। तो ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बात करेंगे आरपीए की। तो इसमें कौन सी डिसक्वालिफिकेशन मेंशन है? तो इसमें भी कुछ डिसक्वालिफिकेशन है, जैसे उस बंदे को भ्रष्ट आचरण का चुनाव के अंदर दोषी न पाया गया हो या चुनावी अपराध का दोषी न पाया गया हो। अब देखो, भ्रष्ट आचरण की बात आई है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में करप्ट प्रैक्टिसेस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ये तो आरपीए 1951 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। दूसरा, वो बंदा किसी अपराध के तहत उसका कन्विक्शन ना हो, यानी आरोप सिद्ध ना हुआ हो 2 साल या उससे ज़्यादा का, यानी अगर उसे 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है किसी भी अदालत से, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, आर्टिकल 22(4) याद करिए, निवारक नज़रबंदी के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। जबकि अगर यानी एमपी एमएलए होगा तो बना रहेगा। लेकिन अगर 2 साल की सज़ा हो गई, कन्विक्शन हो गया, आरोप सिद्ध हो गया या 2 से ज़्यादा, तो बंदा डिसक्वालीफाई हो जाएगा। जैसे भी हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी को सूरत ज़िले की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई और जिससे उनकी सदस्यता पार्लियामेंट की समाप्त हो गई। तो ये आरपीए 1951 का प्रोविज़न है। नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन आरपीए कहता है, वो बंदा अपने चुनावी खर्च का जो ब्यौरा है, इलेक्शन एक्सपेंसेस का ब्यौरा अगर नहीं दे पाया तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट, उसको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो सरकारी ठेके हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रुचि नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन, वो गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त ना किया गया हो, डिसमिस ना किया गया हो करप्शन के कारण या राज्य के प्रति डिसलॉयल्टी के कारण डिसमिस ना हुआ हो। आरपीए का नेक्स्ट प्रोविजन है, वह बंदा 2 समुदायों के बीच में शत्रुता फैलाने का, एनिमिटी फैलाने का, वैमनस्यता फैलाने का दोषी ना पाया गया हो, एनिमिटी ना प्रमोट करता हो या रिश्वतखोरी का आरोप उस पर सिद्ध ना हुआ हो। नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन आरपीए की है, उसको सोशल क्राइम के लिए सजा ना दी गई हो, सामाजिक अपराध। अब ये क्या है? सोशल क्राइम जैसे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता,
डाउरी, दहेज, सती, इस तरह के लिए। और देखो ये जितने भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं इनकी जो बात की गई है, राष्ट्रपति जो इनके बारे में डिसीजन लेगा उसका डिसीजन फाइनल होगा इन सभी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, और राष्ट्रपति जो भी डिसीजन देगा वो इलेक्शन कमीशन की सलाह से देगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशंस आती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या असेंबलीज़ की डिफेक्शन के आधार पर, दल बदल के आधार पर, एंटी डिफेक्शन, जिसके संदर्भ में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन हम कर चुके हैं, जिसको आप इसी चैनल के एक वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं ये आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न है ये आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, पूरी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो आज बस पार्लियामेंट में इतना ही डिस्कशन करते हैं। पार्लियामेंट के और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनको अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करते रहेंगे। होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और नेक्स्ट डायमेंशंस फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।